हे गाइस, तो रिलायबिलिटी सीखने की सीरीज में हम लोग बात कर रहे थे रिकवरी की, जिसमें हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि स्टेटलेस कंपोनेंट्स की रिकवरी कैसे होती है, जो कि प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्टेटफुल कंपोनेंट्स की रिकवरी के बारे में। बट उससे पहले हमें जानने पड़ेंगे कुछ फेल ओवर मैकेनिज्म जो यूज़ होते हैं। इसको समझने के बाद ही हमें आसानी होगी जब एक्चुअली हम लोग इन डेप्थ में स्टेटफुल कंपोनेंट की रिकवरी के बारे में समझेंगे। और अभी मैं वो जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये अमेजोन का इंटरव्यू क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि मान लो लोड बैलेंसर फेल हो गया तो क्या करोगे। इस वीडियो में आपको ये भी पता लगेगा कि इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्ट कर रहा था मेरा आंसर। तो यार चलो, दो मैकेनिज्म होते हैं फेल ओवर डिटेक्ट करने के लिए स्टेटफुल कंपोनेंट के लिए। पहला होता है वर्चुअल आईपी बेस्ड। देखो, इतना इन डेप्थ में इसलिए बता रहा हूं ना यार, क्योंकि आपको भी पता है जो लोग आजकल इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते होंगे, ऑन एन एवरेज 500 से 1000 एप्लीकेशन आप भेजते हो, उसमें से 2 या 4 में इंटरव्यूअर का कॉल आता है। उन 5 में सपोज कॉल आया, 4 तो ऐसे होते हैं ओके डिटेल विटेल मांग ली, एक्सपेक्टेड सीटीसी, करंट सीटीसी, कहाँ रहते हो, कितना है, ये है वो है। फिर बोलेंगे वी विल सेंड योर रिज्यूमे टू मैनेजर एंड गेट बैक टू यू। ये वाले ना कभी नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि रिज्यूमे वो पहले तुम्हारी देख चुका है और उसको अच्छी लगती है, वो मैनेजर को भेजता है, मैनेजर से कॉल आ ही जाते हैं। अगर उसने बोल दिया ना विल गेट बैक टू यू, कभी नहीं आएगा। तो यार 1000 एप्लीकेशन भेज के 5 आपको कॉल आते हैं, उसमें से किसी एक के लिए आपको ऑनलाइन असेसमेंट मिलता है। फिर उस ऑनलाइन असेसमेंट में भी आजकल सब चीटिंग करके सारे ही पास कर देते हैं, ठीक है। उसमें से किस्मत अच्छी हुई है आपकी तो शायद आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए। तो जब इतना मुश्किल आपको लगता है एक इंटरव्यू लेने में, तो क्यों ना हम डिटेल में पढ़ लें, ताकि एक भी अगर अपॉर्चुनिटी है तो उसको हम क्लियर कर लें। ठीक है, आप लक पे छोड़ना चाहोगे क्या? इतनी बुरी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे आपके सक्सीड होने की, तो क्या आप लक पे इसको छोड़ना चाहोगे? मुझे नहीं लगता। तो समझते हैं यार, दो तरह के होते हैं, एक होता है वर्चुअल आईपी एड्रेस बेस्ड फॉल्ट टॉलरेंस और दूसरा होता है रजिस्ट्री सर्विस बेस। ठीक है, तो दोनों ही हम इस वीडियो में समझेंगे। पहले समझ लेते हैं वर्चुअल आईपी एड्रेस बेस। ठीक है, अच्छा कमेंट में आप लोग ये बताना कि यार ये जो मैं लिखता हूँ क्या बहुत छोटा छोटा लिखता हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आता? अगर ऐसा है या फिर लाइटिंग वाइटिंग का कुछ इश्यू है तो मेरे को जरूर बताना, मैं कुछ और उसका जुगाड़ करूंगा। तो पहले हम लोग समझते हैं वर्चुअल आईपी बेस। वर्चुअल आईपी बेस्ड फॉल्ट टॉलरेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना यार, एग्जांपल लेता हूं लोड बैलेंसर का, कि सपोज करो ये क्लाइंट है, ठीक है। अब देखो यार, ये क्लाइंट आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया ब्राउजर क्यों नहीं बना रहे, क्लाइंट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि यार लोड बैलेंसर मैंने बनाया था कि चलो यार, ये मान लो आपकी एक ऑर्डर सर्विस है जो अपने अंदर से ही मान लो पेमेंट सर्विस कॉल करती है। पेमेंट सर्विस के भी मान लो यहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंसेस है, तो उन मल्टीपल इंस्टेंसेस को हैंडल करने के लिए एक यहाँ पे लोड बैलेंसर चाहिए होगा ना। तो यहाँ पे तो लोड बैलेंसर हम लोग इस सर्विस को कॉल ऑर्डर से ही जाएगा, फिर भी लोड बैलेंसर यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं इन जनरल वर्ड क्लाइंट यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लाइंट ये है। सपोज करो इसी में अगर यहाँ पे ब्राउजर होता, ब्राउजर ब्राउजर और इस सर्विस के मल्टीपल इंस्टेंस होते, तो ये लोड बैलेंसर इसको यहाँ पे राउट करता, उस केस में क्लाइंट हमारा ब्राउजर होता। तो इसलिए इन जनरल मैं क्लाइंट वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो वर्चुअल आईपी बेस्ड जो फॉल्ट टॉलरेंस मैकेनिज्म होता है, उसमें क्या होता है, क्लाइंट एक होता है तुम्हारा, वो यहां से सपोज कर लो, चलो यहाँ ब्राउजर का एग्जांपल ले लो, वो यहाँ डीएनएस से होता है, ठीक है। डोमेन नेम यहां से जाता है और ये जो डीएनएस होता है वो बदले में आईपी एड्रेस दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लोड बैलेंसर होगा उसका एक आईपी एड्रेस होगा, वो आईपी एड्रेस ही डीएनएस में रजिस्टर होगा, डीएनएस को सेंड कर देता है, क्लाइंट उस लोड बैलेंसर के आईपी एड्रेस पे रिक्वेस्ट भेजता है। बट ये तो तब था जब लोड बैलेंसर का सिंगल इंस्टेंस है, अभी तो हमारे पास डबल डबल इंस्टेंस है ना। और डबल क्या, मल्टीपल हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं। तो सपोज करो एक लोड बैलेंसर यहां पे है, एक लोड बैलेंसर यहां पे है, एक लोड बैलेंसर यहां पे है, ठीक है। इसका अपना कुछ अलग आईपी होगा IP1, इसका अलग होगा IP2, इसका अलग होगा IP3। तो सपोज करो कि अभी ये वाला जो है वो डीएनएस की कैश में है और डीएनएस उस पर रिडायरेक्ट किया, बट सपोज करो अभी ये कट गया, फेल हो गया, तो उस केस पे आप क्या करोगे?
उस केस पे आपको इस आईपी पे रिक्वेस्ट राउट करानी है, बट इस आईपी को आपको यहाँ रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा, है ना। बार बार डीएनएस में आपको चेंज कराना पड़ेगा। अब डीएनएस जब मैंने ग्लोबल सर्वर लोड बैलेंसिंग पढ़ाई थी स्केलेबिलिटी के ही अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि डीएनएस की जो कैश होती है ना, अगर वो बार बार इनवैलिडेट हो रही है तो डीएनएस का पर्पस खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? मेरी प्लेलिस्ट में पुराने वीडियो देखो जाके, स्केलेबिलिटी के ग्लोबल सर्वर लोड बैलेंसिंग में एक बनाया है, वहां पे आपको पता लग जाएगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये तो करते हैं कि डीएनएस के अंदर बार बार कैश में हम लोग चेंज नहीं करा सकते। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि इस पूरे सिस्टम के लिए एक वर्चुअल आईपी हम लोग बना देते हैं, ठीक है। वर्चुअल आईपी भी बोलते हैं इसको, फ्लोटिंग आईपी भी बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है ना, डीएनएस के अंदर हमेशा ये वर्चुअल आईपी ही रजिस्टर होता है, भले कोई इंस्टेंस डाउन हो नया आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो होगा क्या, ये जो वर्चुअल आईपी है ना, ये इसका जो आईपी एड्रेस है वो क्लाइंट को पता होगा। क्लाइंट हमेशा वर्चुअल आईपी पे रिक्वेस्ट भेजेगा और वर्चुअल आईपी आगे डिसाइड करेगा कि हमारा इनमें से प्राइमरी इंस्टेंस कौन है जिस पे रिक्वेस्ट भिजवानी है, ठीक है। अब सपोज करो कि ये प्राइमरी फेल हो गया तो ये सेकेंडरी आ गया, तो ये वर्चुअल आईपी अब सेकेंडरी वाले पे भिजवाएगा, ठीक है। वो सारा मैनेजमेंट आपको नहीं करना होता, ये सब जितनी भी चीजें हैं ना, ये एडब्ल्यूएस में सेटिंग करनी होती है आपको, बट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी वर्चुअल आईपी बेस्ड मॉनिटरिंग, ठीक है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए अभी के लिए मैं दो ही लोड बैलेंसर के इंस्टेंस ले लेता हूं। तो हमने समझा था कि जो वर्चुअल आईपी होता है, हमने समझा था कि ये जो वर्चुअल आईपी होता है ना, ये जो वर्चुअल आईपी है ये डिसाइड करता है रिक्वेस्ट कहां भेजनी है। इस वर्चुअल आईपी एड्रेस की रजिस्ट्री डीएनएस में होती है। ये तो हो गया वर्चुअल आईपी बेस। अब दूसरा क्या होता है, रजिस्ट्री बेस, ठीक है। तो रजिस्ट्री बेस में हम लोग वर्चुअल आईपी नहीं रखते हैं, बल्कि एक रजिस्ट्री सर्विस बना देते हैं, ठीक है। सपोज करो अभी ये है रजिस्ट्री सर्विस, ठीक है। तो इस रजिस्ट्री सर्विस का आईपी यहां डीएनएस में स्टोर होता है, और ये जो रजिस्ट्री सर्विस है ना, जैसे डीएनएस में जब लुकअप करते हैं तो ये वाला आईपी एड्रेस आता है, ये आईपी एड्रेस इधर क्लाइंट के पास आता है, उसका क्लाइंट इस आईपी एड्रेस पे रिक्वेस्ट भेजता है, और ये जो रजिस्ट्री सर्विस होती है ना, वो क्लाइंट को बताती है कि इनके IP1 IP2, ये रजिस्ट्री सर्विस क्लाइंट को बताती है कि IP1 पे भेजना है या IP2 पे भेजना है। तो प्रोसेस कैसे फ्लो होता है कि ये डोमेन नेम पे हिट किया, डीएनएस ने रजिस्ट्री सर्विस का आईपी दिया, और क्लाइंट ने इस आईपी पे एक रिक्वेस्ट भेजी। अब वो रिक्वेस्ट भेजने के बाद रजिस्ट्री सर्विस बताती है कि कौन सा वाला लोड बैलेंसर सही चल रहा है, उसका आईपी यहाँ वापस भेजती है, फिर उस आईपी पे एक क्लाइंट रिक्वेस्ट मारता है, ठीक है। वर्चुअल आईपी बेस के केस में क्या होता था, डीएनएस सीधा वर्चुअल आईपी यहाँ पे देता था, और वो वर्चुअल आईपी इंटरनली रिक्वेस्ट राउट करा देता था, है ना। यहाँ पे क्या होता है, डीएनएस इस सर्विस का आईपी भेजता है क्लाइंट को, क्लाइंट यहाँ पे एक रिक्वेस्ट मारता है, और उसके बाद ये सर्विस वापस देखती है कि कौन सा इंस्टेंस सही है, उसका इंस्टेंस भेजती है क्लाइंट को, फिर क्लाइंट उस पर रिक्वेस्ट भिजवाता है। ये होती है रजिस्ट्री सर्विस। तो ये दोनों चीजें ही काम आएंगी जब हम एक्चुअली में समझेंगे कि कैसे हम लोग स्टेटफुल फेल ओवर को रिकवर करते हैं। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।